दोस्तों, 2 या 3 दिन पहले कांग्रेसी नेता शशि थरूर से सवाल पूछे गए थे मनुस्मृति और भारतीय संविधान के बारे में। इसके कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा की चाहत है कि वह संविधान के जगह पे मनुस्मृति लागू कर दे, और यही आरएसएस की भी तमन्ना है। इस पे शशि थरूर कन्नी काट गए, जवाब सीधा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 1947-48 में जब भारत के संविधान बनाने की बात हो रही थी तो आरएसएस ने उसका विरोध किया था और कहा था कि उसमें मनुस्मृति की कोई बात नहीं, भारतीय संस्कृति की कोई बात नहीं है, इसलिए वह सही मायने में भारत का संविधान नहीं होगा। आज ऐसा लगता है कि यह पुरानी बात हो गई है आरएसएस के लिए भी, और इसलिए आगे कुछ हो तो उनसे जाकर पूछिए। यानी उन्होंने मनुस्मृति बनाम भारतीय कांग्रेस का भारतीय संविधान पे टिप्पणी से अपने आप को दरकिनार कर दिया। चलिए, ये तो शशि थरूर की बातें हुई। वो आधा कांग्रेस में है, आधा भाजपा में है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में हैं, कुछ नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में भी आए हैं। मुख्यतः इन दोनों के बीच का संबंध है वह संख्या या गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद कि कोई सत्ता में है, कभी कोई पक्ष में था, कोई धर्म का ज़्यादा उपयोग करता है, कोई राज्य सत्ता का ज़्यादा उपयोग करता है, कोई कम करता है। जहाँ तक संविधान की बात है, सवाल क्यों उठा? सवाल इसलिए उठा कि आज से 50 वर्ष पहले हमारे संविधान के मूल में 2 शब्द लाए गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। और वैसे हमारे संविधान को बने हुए तकरीबन 75 वर्ष हो गए, और भाजपा की चाहत है, आरएसएस की चाहत है कि इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है उनके हिसाब से, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और समाजवाद क्या फालतू की बात करते हैं। मैं तो इनसे यह पूछना चाहूंगा, या अन्य लोगों से पूछना चाहूंगा, खासकर वो जो किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ये दोनों शब्द हमारे भारतीय संविधान में होना चाहिए, उन लोगों से भी जो कह रहे हैं भारतीय संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ, देश बचाओ, वगैरह वगैरह, क्या इन दोनों शब्दों के आने से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था? क्या समाजवादी देश या राष्ट्र था? या इन दोनों शब्दों के लाने से हो गया? या अब इन दोनों के हटा देने से धर्मनिरपेक्षता की जो हालत है वह सही में खत्म हो जाएगी? या समाजवाद जो था, समाजवादी देश था जैसे यूएसएसआर था 1953 तक, ख्रुश्चेव के आने के पहले तक, वहां पर पूंजीवादी स्थापना शुरू हो गई, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना शुरू हो गई, और अंततः गोर्बचोव के आते आते तक 1990 में एक पूंजीवादी यूएसएसआर ध्वस्त हो गया, बिखर गया। तो ये सवाल यदि हम उठाते हैं तो शब्दों के जाल में ना पड़े दोस्तों। शब्द जरूरी है, भाषा जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शब्दों, भाषाओं से, व्याख्याओं से मूल तत्व नहीं बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत दूर से आती हुई ट्रेन संभवतः हमें एक मक्खी की तरह लगे, या एक गिद्ध की तरह लगे, या एक काली बकरी दौड़ती हुई नजर आए हमारी तरफ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह क्या दिखता है। ट्रेन वास्तव में ट्रेन ही है जो खास गति से चल रही है, कुछ खास बॉगी है, इंजन है, चाहे वो कोयले से चल रहा हो या बिजली से चल रहा हो। तो इस मसले में पड़ने के बजाय यदि हम वास्तविकता में देखें कि भारत के मजदूर वर्ग और किसानों की क्या स्थिति है, क्या वास्तव में वह एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश में जी रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या यह संविधान हमारे इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहा है, या जो इसने करना था वह कर चुका, अब तो छत विछत हो चुका है। कांग्रेस के समय से ही भाजपा ने जो भी था उसका तकरीबन खात्मा कर दिया है, और एक नए संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। क्या भारत के मजदूर वर्ग जो 90% है और 5 किलो अनाज पर बिना रोजगार के मुख्य रूप से, और आपस में बिना वैज्ञानिक शिक्षा के कारण धर्म और जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लड़ रहे हैं,
धर्म से परे भी हो जाते हैं तो व्यक्तिवाद पर लड़ रहे हैं, देशवाद पर लड़ रहे हैं और काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। भले ही भोजन मिले ना मिले, घर मिले ना मिले। तो हमारा संविधान क्या हो, कैसा हो? बहुत हल्के से, मैं आज ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आधा समय तो मैं ऐसे ही खा गया इस बवंडर में जो उठ खड़ा हुआ है मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे। भारत के जहां संविधान है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था और वह 1935 में ही ब्रिटिश अगस्त ऑफर जो 1940 में आया बाद में, उसके आधार पर उस पर बना। 1934 में एम.एन. रॉय ने इसकी कल्पना की थी, बताया था। भारतीय कांग्रेस ने इसे 1935 से मांगा और जिस ब्रिटिश की बात कर रहे हैं उन्होंने 1940 में इसको अगस्त ऑफर के रूप में दिया। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई तरह की चीज़ें आए, जैसे यह बना था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी आप सोच ले 1946 पहुंच गया। किस तरह से बना, क्या बना, अति संक्षिप्त में कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना। इसमें जो इसके मेंबर आए वो प्रोविजनल असेंबली के थे और कुछ प्रिंसली स्टेट के मेंबर भी थे। चूंकि वह अपने आप को अलग मानते थे या वह नहीं सोच पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि नए भारत में उनकी क्या हालात होगी। कुल 399 सदस्य थे, जो बाद में भारत के पार्टीशन के बाद से 299 रह गए, यानी 300 के आसपास रह गए। इसमें जो समाजवादी खेमे के थे वह भी अपना अलग एक अस्तित्व रखते थे। कम्युनिस्ट के यानी सीपीआई के बहुत कम उनको मान्यता मिली थी, बहुत कम से लोग थे। तकरीबन उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया, क्योंकि वो उनका कहना था कि ये जो नया संविधान बन रहा है भारत के, वह बेसिकली बुर्जुआ वर्ग का, यानी उस समय के जो भी पूंजीपति थे या जमींदार थे या राजा थे, उनका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए वह इसका एक तरह से विरोध करते थे, उनकी बातों को नहीं लिया गया, इसमें रखा गया। और जहाँ तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो मुख्य रूप से कांग्रेस का ही हिस्सा था, कहने के लिए समाजवाद की बात करते थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये लोग थे। और इसके भी जो थे मुख्य रूप से इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे, जो कि आज काफ़ी घृणित रूप में यह चीज़ें हो गई हैं। और इसकी जो शुरुआती हुई पहली मीटिंग इसकी 1946 दिसंबर में हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा इसके इंटरिम प्रेसिडेंट थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, 1946 के दिसंबर तक में आते आते वह इसके बन गए। उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फॉरवर्ड किया, मतलब क्या होना चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल और फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, जो बाद में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बना, जिसकी मैं हल्की सी चर्चा कर चुका हूं, यानी डेमोक्रेसी और दूसरी तरह की चीज़ें। बाद में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संघ, उसका संघीय ढांचा हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद से मुख्य रूप से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने, कमेटी बने, माफ कीजिएगा, कमेटी बने। पहला यूनियन पावर, जिसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फिर यूनियन कंसल्टेशन कमेटी बना, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। और ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बने तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बने। यह अगस्त 1947 से बन के आए। लेकिन जो उनके एडवाइजर थे, जिनका नाम कम लोग जानते हैं, वह थे बी.एन. राव। वह कंसल्टेंट एडवाइजर बने, जो कि प्रारंभिक इनिशियल ड्राफ्ट उन्होंने ही दिया था, बाद में इसको डेवलप किया गया। उसके बाद से एडवाइजरी कमेटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, मिनॉरिटीज, ट्राइबल्स, एक्सक्लूसिव एरियाज जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, दूसरे जगह थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। फिर उसके बाद से रूल्स एंड प्रोसीजर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बना वो जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से बने। पहला इसका ड्राफ्ट फरवरी 1948 से पहुंच गए हैं। सेकेंड रीडिंग कहते हैं इसको, वह 1948 से लेकर 1949 तक रहा, जिसमें लार्ज स्केल पर कहते हैं कि डिस्कशन हुआ, पब्लिक का भी जहाँ तक है, जितने लोग पढ़े लिखे थे उन लोगों का हुआ।
और थर्ड रीडिंग जो फाइनल किया गया वह 14 से 26 नवंबर 1949 में हुआ और उसी को एडॉप्ट किया जो लागू हुआ अंततः 26 जनवरी 1950, यानी जिसे हम लोग रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस को के रूप में जानते हैं, 3 नवंबर के बाद से, थर्ड रीडिंग के बाद से जो बना। और इस तरह से हमारा भारत का संविधान बना, जो इसकी हालत आज यहाँ तक पहुँची है। उसके आधार पर जितने भी जुडिशरी हैं और बाकी फंक्शनिंग है, मुख्य रूप से हम फासीवाद में प्रवेश कर चुके हैं। खासियत इसकी यह भी है कि यह लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और इससे इसका आधार जो है, हमारे इतने डिस्कशन ये सब करने के बावजूद भी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के जो मेजर उस समय के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे और उन्होंने भी कुछ सुझाया था जो कि मुख्य रूप से सामने नहीं आता है। 1946 बॉम्बे के नाम से जाना जाता है ड्राफ्ट था कि किस तरह का देश बनाया जाए, क्या वह पूरा पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिक्स्ड हो। तथाकथित रूप से मिक्स्ड इकोनॉमी आया क्योंकि हमारे पास ना इतनी पूंजी थी, ना टेक्निकल नो हाउ था कि हम स्वतंत्र रूप से बना सकते थे। इसलिए विदेशी पूंजी लाना था, जनता से पैसे लेना था। और जब बन गया तो 1980 तक आते आते पूंजीपतियों ने कहा कि जनता की भागीदारी के लिए उनको धन्यवाद, अब हम इसको ले लेते हैं। और उसी संविधान के तहत उसी कांग्रेस ने 1990 के आने के बाद से मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वहाँ से लेके बीच में फिर वाजपेयी सरकार आई, फिर उसके बाद से मनमोहन सिंह की फिर से सरकार आई, फिर अब बीजेपी की फिर से सरकार आई है। और सारा का सारा जितना मेहनत कश जनता ने बनाया था उसको लूट माट सब हो रहा है, सब उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और वो सब किए जा रहे हैं। तो अंततः एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि 1924 कॉन्स्टिट्यूशन जब यूएसएसआर का बना था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लेनिन उस समय वहाँ के प्रमुख या प्रेसिडेंट थे। और यह जब बना था तब भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी जिसकी चर्चा भारत में करते हैं। हालांकि उसके बाद से जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना बृहत रूप में, वो स्टालिन के नेतृत्व में बना और 5 दिसंबर 1936 को आया। और वह बड़ी संख्या में, भारी संख्या में, जिसमें मिलियंस, 10 लाख से भी अधिक लोगों के सुझाव और ये सब चीज़ें आए उसमें। उन लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाई और चेंजेस भी की जनता के सुझाव के बाद से कि क्या करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें की गई। इसमें जो मुख्य चीज़ है, राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट, आराम करने का भी अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, यहीं पे यूनिवर्सल इक्वल एंड डायरेक्ट सफरेज ऑफ सीक्रेट बैलेट, यानी मताधिकार का अधिकार यहाँ से दिया गया। जो प्रिविलेज क्लास थे उनको पूरी तरह से समाप्त की गई, उनके अधिकारों को। सिविल लिबर्टीज और ऐसे भी चीज़ें लाया गया कि राइट टू स्पीच, यानी बोलने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, असेंबली का अधिकार है, रिलीजियस वर्शिप का अधिकार है। करने के लिए भारत में भी है, दूसरे देशों में भी आप देख रहे हैं कोई क्या स्थिति है। राइट टू सिसीड यहीं पे आया, यानी यूएसएसआर के जितने भी राज्य हैं, जैसे रशिया, मोल्दोवा उस समय का, और भी जितने थे, उनको अधिकार दिया जाता है कि आप अलग हट सकते हैं। और उसी के तहत में 1990 में चुनाव करवाया गया। हालांकि चुनाव में अधिकांश मतदाताओं ने 70% के आसपास कहा था कि यूएसएसआर को नहीं तोड़ना है। केवल 1 या 2 उसके थे जो कि उन्होंने कहा कि हम अलग हटना चाहते हैं। लेकिन गोरबचोव के दिमाग में था कि अमेरिका वो करना है, कम्युनिज्म खराब है, सड़ान था। और जो भी था उसने इस मतदान का जो रिजल्ट था उसको छुपाया और यूएसएसआर को उन्होंने भंग कर दिया। और कहने के लिए उसके बाद से 1977 में ब्रेजनेव का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो दोस्तों, संविधान कोई परमानेंट चीज नहीं है, ना ही किसी देश की बाउंड्री बढ़ता है घटता है, ना ही जनता ही परमानेंट है, आ रहे हैं मर रहे हैं। लेकिन जनता का अधिकार, खासकर पिछले 400 वर्षों में मिले ना मिले, उसी के पास जाता है जो कि धन पैदा करता है, और वह है मजदूर वर्ग, किसान। वही पैदा करते हैं अपने श्रम के द्वारा। 3, 4, 5% उसके ऊपर बैठे हुए जो उसका शोषण करते हैं, उसके ऊपर सत्ता भी उसके ऊपर कर रखा है और पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति कर रखा है, वातावरण बर्बाद कर रहे हैं।
हमें दास की तरह बना रखा है, हालांकि वो दासता नहीं है जब आज से 700-800 वर्ष पहले हुआ करता था, जिसमें दास को खरीदा और बेचा जाता था। वैसे कहने के लिए लीबिया में जब अमेरिका ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया कर्नल गद्दाफी को मारने के बाद से नेटो के मदद से, तो वहां पे खरीद बिक्री होने लगी है लोगों की, नौकरों की, सारे सुविधाएं बेसिक खत्म हो गए। तो हम ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पे हैं दोस्तों, जहां हम अपनी जाति के लिए, अपनी धर्म के लिए, किसी खास देश के लिए, खास व्यक्ति के लिए, खास लिंग के लिए, खास भाषा के लिए ना मरे, बल्कि नारा हमारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, मेहनतकश जनता के, आवाम के हाथ में सत्ता हो, उनका प्रजातंत्र हो, और जो इसके विरोधी हैं उनका प्रजातंत्र ना हो। यानी पूंजीवाद को फिर से लाते हैं समाजवादी क्रांति के बाद से, तो उनकी यह प्रजातंत्र नहीं दी जाती है। और यही आज का मेरे कहने का मकसद है। चाहे शशि थरूर हो ना हो, आरएसएस हो ना हो, और 90% जनता एक साथ उठ खड़ी होती है, तो वही एकमात्र रास्ता है। और उसका आधार है क्रांति का निजी पूंजी, यानी उत्पादन के साधन, जो बड़े बड़े खेत खलिहान, फैक्ट्रीज, अंडरग्राउंड जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, खान खलिहान, वह सब के सब मजदूर वर्ग के हाथ में आएंगे। और याद रखें कि सामंतवाद यानी राजतंत्र जब खत्म किया गया था, जब प्रजातंत्र आया था, वोटिंग अधिकार बराबर किया गया था, तो वहां पे फिर नया 2 वर्ग बना था। एक पूंजीपति वर्ग जिसने कब्जा कर लिया समाज के बाकी लोगों के ऊपर, सारे धन संपत्ति के ऊपर, और दूसरा मजदूर वर्ग। लेकिन जब मजदूर वर्ग और उसके सहयोगी किसान और दूसरे सत्ता में आते हैं, तो वह किसी को अपने अधीन नहीं करते, उनके श्रम शक्ति को नहीं खरीदते, अपने अंदर नहीं लाते हैं, और धन बना के खुद ऐश नहीं करते। तब वह वास्तव में एक वर्ग विहीन समाज होता है। कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान की शोषण नहीं कर सकता है, और वही वास्तविक स्वतंत्रता है। धन्यवाद दोस्तों।